हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बा शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की जो हमारी क्लास है केमिस्ट्री की उस पर आते हैं। तो आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हमारे इस टॉपिक की 16वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं ली हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो पहली बार ही क्लास ले रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ एक बार सारी क्लासेस जो पहली हैं उनको जाके पढ़िएगा। उसके बाद जो आज वाली क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब जो आज हम इसमें अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में या फिर नाभिक की खोज के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार मैं बताती हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया था वो उसके बारे में क्या बताया था। तो थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु किस तरीके का होता है, परमाणु कैसा होता है। परमाणु एक तरीके का जो हम क्रिसमस का पुडिंग केक है वो मान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे वाटरमेलन मतलब तरबूज होता है उस तरीके का होता है। तो जो जैसे क्रिसमस पुडिंग केक है तो उसके अंदर क्या है कि जो केक का भाग है, केक का जो पार्ट है वो तो बताया था प्रोटॉन है जिसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे केक के अंदर हम क्या ड्राई नट्स मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं नट्स वगैरह वो लगा देते हैं या फिर किशमिश लगा देते हैं। वो एक एक करके मतलब थोड़ा दूरी दूरी पर वो क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही उसके मतलब जो उसका एग्जाम्पल दिया था तरबूज का, उसमें भी ऐसे ही कहा था कि जो रेड पार्ट होता है तरबूज का वो क्या है वो तो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्रोटॉन की फॉर्म में जानते हैं। और जो जैसे तरबूज के बीज होते हैं ना तो वो क्या हो गए, वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसने बताया था? जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तब बताया था। और एक बात, जो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था वो 1903 में दिया था। तो तब तक क्या हुआ था, तब तक जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी खोज नहीं हो पाई थी, तो इसलिए थॉमसन ने बस उसी के बारे में बताया। तो वो हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप एक बार पढ़िएगा। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? अब आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि जो नाभिक है किसी भी एटम के अंदर जो नाभिक होता है तो उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, किसने की, उसमें किन बातों का पता चला और किस एक्सपेरिमेंट द्वारा हुई, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इट बिकेम क्लियर दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक परमाणु इन 3 उप परमाणु कणों से बना होता है। सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, इनकी डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद ये पता चला कि जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, जो कोई एटम है जो परमाणु है वो 3 उप परमाणु यानी कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे जानते हैं। एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एन एटम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके बाद यह पता लगाने के लिए प्रयोग किए गए कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो जब तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरी के बाद, उनकी खोज के बाद यह पता लगाने की कोशिश की गई कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब कि किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, ये एटम है तो इसके अंदर कि क्या क्या पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, ये पता लगाने की कोशिश की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है इट वॉज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि यह रदरफोर्ड का अल्फा कण
प्रतिकीर्णन प्रयोग था जिसके कारण परमाणु में एक छोटे से धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक की खोज हुई जिसमें सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो रदरफोर्ड कौन थे, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का एक अल्फा कण का प्रतिकिरण प्रयोग था जिससे क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जो परमाणु में एक छोटा सा धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक होता है, जो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज हुई जिसमें क्या है, सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे। ठीक है, जो मतलब जिसके अंदर क्या थे, सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा पता लगाया कि किसी भी परमाणु के अंदर, एक नाभिक के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है when fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum, it is found that जब तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को निर्वात में एक बहुत पतली सोने की चादर से टकराने दिया जाता है तो यह पाया गया कि, अब देखो, अब ऐसे समझना, मैं यहाँ पे नीचे स्पेस है यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स द्वारा। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं उसके द्वारा। अब ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक सोने की पतली चादर ली, मतलब जो गोल्ड है उसकी एक पतली फॉइल शीट ली, फॉइल शीट जैसे फॉइल पेपर जिसमें खाना वगैरह रैप करते हैं ना, इस तरीके की थिन शीट ली। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि गोल्ड की ही शीट क्यों ली, क्योंकि गोल्ड ऐसा धातु है, सोना एक ऐसा धातु है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी होती है। मतलब सबसे पतला, मतलब सोने की धातु से सबसे पतला तार बनाया जा सकता है या फिर उसको एक चादर की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। केवल सोने को, सोने से जितना सोने का पतला, उसकी सोने जो की जो धातु है उससे जितना पतला किसी भी और किसी धातु को नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए उसने क्या किया, गोल्ड की शीट ली। क्यों, क्योंकि जिससे एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे ये मान लिया ये गोल्ड की एक शीट है, ठीक है, सोने की एक चादर है। अब ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। क्या है ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना। तो क्या हुआ, जब इनसे इसके अंदर क्या है, सोने, भाई क्या है, एटम्स ही तो हैं, हर एक एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। तो बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही ये क्या है, ये सब एटम है। तो साइड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो तो बीच में ही होता है, इतना तो सबको पता ही होगा। बाकी एक्सपेरिमेंट वगैरह तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बीच में क्या है, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को, जो अल्फा के कण हैं, जो अल्फा रेज हैं, उसको जब इस पे डाला गया तो क्या हुआ, कुछ तो ऐसे ही पार हो गए सीधे। ठीक है, कुछ क्या हुआ, कुछ एंगल बना के, कोई छोटा एंगल कोई बड़ा एंगल, कुछ इस तरीके से एंगल बना के, ऐसे एंगल बना के ऐसे चले गए। कुछ क्या हुआ, कुछ डायरेक्ट जाके हिट होके और वापस आए, मतलब ऐसे जाके ऐसे आ गए, वापस आ गए। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों जब पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी आपस में मिलता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये अल्फा के कण इसके न्यूक्लियस पे पड़े, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे पड़े, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पर टकराने के बाद वो वापस आ गए। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो था एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको समझा दिया है, बाकी और जो रह रहा है उसमें समझते हैं। तो ये मैंने इतनी बात आपको बता दी है। ठीक है,
मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, मैंने ये बता दिया कि यह रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रतिकरण प्रयोग था जिसके कारण परमाणु को एक धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक की खोज हुई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। ठीक, ये भी बता दिया, ये भी हो गया कि जब तेजी गति से चलने वाले अल्फा कणों को निर्वात में एक बहुत पतली सोने की चादर से टकराने दिया गया तो यह पाया गया। अब क्या पाया गया, जो मैंने अभी समझाया है नीचे, ये समझ आ गया होगा। तो क्या पाया गया, सबसे पहले क्या पता चला रदरफोर्ड द्वारा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब ये कि अधिकांश अल्फा कण सोने की चादर के माध्यम से सीधे अपने मूल पथ से विचलित हुए बिना गुजर जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं तो सोने की चादर पे मतलब अपना पाथ डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, वो सीधे ऐसे ही गुजर जाते हैं। पहली बात ये हो गई। फिर अगली बात नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। फिर है कुछ अल्फा कण छोटे कोणों से विक्षेपित होते हैं और कुछ बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं। मतलब जैसे ये अल्फा के पार्टिकल्स है, ये एटम से टकराए तो कुछ तो क्या है छोटा एंगल बनाकर विक्षेपित हो गए, कुछ क्या है बड़ा एंगल बनाकर विक्षेपित हो गए। इस तरीके से एंगल बनाकर विक्षेपित हो गए, ऐसे एंगल बनाकर विक्षेपित हो गए। ठीक है, दूसरी बात ये बताई, किसने बताई, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। और तीसरी बात क्या बताई, a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their path just as a ball rebound on hitting a hard wall। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। तो तीसरी बात ये बताई रदरफोर्ड ने कि बहुत कम अल्फा कण सोने की चादर से टकराने पर पूरी तरह से पलटते हैं और अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई गेंद किसी सख्त दीवार से टकराने पर पलट जाती है। तो ये बताया गया कि बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही कम, वेरी फ्यू, बहुत ही कम, ना के बराबर ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, ऐसे पार्टिकल्स थे जो जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ टकराए और वापस इसी डायरेक्शन में आ गए, यहाँ टकराए वापस इसी डायरेक्शन में आ गए। जैसे हम कोई भी बॉल दीवार में मारें और दीवार से टकराने के बाद वो वापस आ जाए। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट द्वारा हमको पता चला। अब रदरफोर्ड ने अभी और भी बातें बताई थी इस एक्सपेरिमेंट में, अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बातें, जो चीज़ें रह गई हैं वो हम ऐसा करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, फिर एट प्रेजेंट जो हम पढ़ते हैं, जो नील बोर ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की ये जो क्लास है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे डिटेल में जीएस पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकें। और आप जो भी इंस्टा वगैरह, व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास के और इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है गाइज़, सो गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई आराम से कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।